बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार्य पुस्तिका प्रकृति। ये कक्षा 5 की प्रकृति की पुस्तक है। इसमें आज हम लोग देखेंगे पाठ 12 आपदाएं और उनसे बचाव। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाक्य आपदा की व्याख्या के लिए उपयुक्त हैं, उस पर गोला कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है कि मतलब जो वाक्य सही हैं उस पर हमें गोला बना देना है। तो पहला वाक्य का दिया है कि अचानक आती है, मतलब आपदा अचानक आती है, तो ये वाक्य सही है। जैसे भूकंप है, बाढ़ है, अचानक आग लग जाती है और अचानक भूकंप आ जाता है। इस तरह से जो भी आपदाएं होती हैं वो अचानक ही आती हैं। इसके बाद खा दिया गया निर्धारित समय पर आती हैं, तो ये निश्चित नहीं है। परिचित होती हैं, आपदाएं अक्सर परिचित ही होती हैं। और इसके बाद है आकस्मिक होती हैं, ये भी सही है। ये आपदाएं हमेशा आकस्मिक होती हैं। इसके बाद आता है अंगा अपरिचित होती हैं। कुछ आपदाएं अपरिचित, वैसे अपरिचित तो नहीं होती हैं। इसके बाद आता है अनिश्चित होती हैं। तो इसमें अनिश्चित आपदाएं जो है अनिश्चित होती हैं, निश्चित नहीं होता है कि कौन सी आपदा कब आएगी। इसके बाद अगला आता है स्थायी होती हैं, नहीं। निश्चित होती हैं, नहीं। क्षणिक होती हैं, सही है। कोई भी आपदा थोड़ी देर के लिए आती है। अब इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपदा के प्रभाव को दर्शाता है। पहला है मानसिक स्वास्थ्य बाधित होता है। सही बात है, आपदाएं आती हैं तो जिनका हानि होता है उनका मानसिक स्वास्थ्य या सभी का मानसिक स्वास्थ्य लगभग बाधित ही होता है। इसके बाद आता है दूसरा, जीवों के जीवन को नुकसान होता है, ये भी बात सही है। अब आता है जीवित संसाधनों को नुकसान होता है, यानी जो संसाधन उस समय काम कर रहे होते हैं। अब जीवित संसाधन यहाँ पर जीवित जानवरों या जो संसाधन काम कर रहे हैं वो हमारे बंद हो जाते हैं, उनको नुकसान होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें जो है हमारे तीनों विकल्प सही हैं, तो हम इसको दा वाले में निशान लगा सकते हैं। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ज्वालामुखी, ये प्राकृतिक आपदा है। भूस्खलन, ये भी प्राकृतिक आपदा है। बादल का फटना, ये प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद आता है बम विस्फोट। बम विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे कुछ आपदाओं के नाम दिए गए हैं, उन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला दिया है शीतलहर। शीतलहर हमारा प्राकृतिक है। और इसके बाद आता है बम विस्फोट। बम विस्फोट जो है मानव निर्मित है, मानव निर्मित आपदा है। सुनामी, ये प्राकृतिक है। भूस्खलन प्राकृतिक है। महामारी प्राकृतिक है। ज्वालामुखी प्राकृतिक है। युद्ध, ये जो है मानव निर्मित आपदा है। वायु दुर्घटना, ये भी हमारा मानव निर्मित आपदा है। और इसके बाद आता है आग लगना, ये भी मानव निर्मित है। आतंकवादी हमला मानव निर्मित है। और बादल का फटना, ये हमारा प्राकृतिक आपदा है। और इसके बाद अंतिम आता है चक्रवात, ये प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात भी प्राकृतिक आपदा है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि आपदा के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसे लिखना है। तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं कि आपदा के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें लिखना है। तो आपदा के दौरान हमें अपनी सूझबूझ बनाए रखनी चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और आपदा से संबंधित जो भी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें किस आपदा में कौन सी सावधानी रखनी है। जैसे भूकंप में हमें क्या करना है, आग लगने पर हमें कौन सी सावधानी रखनी है। तो उनसे संबंधित जो भी आपदा से संबंधित सावधानियां हैं, उन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आगे आता है कि उसी में अगला पाठ दिया गया है आपदाएं और उनसे बचाव। पहला दिया गया है कि बाढ़ से क्षति का कारण निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है। लोगों के घर बह जाते हैं, लोग और जानवर डूब जाते हैं, ये बात सही है। नंबर 2 है मृदा अपरदन हो जाता है। तो मृदा अपरदन हो जाता है, यानी मिट्टी का कटाव होता है बाढ़ से। इसके बाद आता है महामारी फैलती है। बाढ़ जब समाप्त हो जाती है तो उसके बाद महामारी फैलती है। तो इसमें हम तीनों को सही लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी कथन सही है। इसके बाद आगे आता है
कि बाढ़ आने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बाढ़ आने पर ऊंचे व सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। और है फिर बाढ़ के बाद जल जनित रोगों से बचाव के उपाय करना चाहिए। और इसके बाद आता है क्या नहीं करना चाहिए। जिन स्थानों पर बिजली की तार गिरे हों उधर नहीं जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के बिजली के स्विच नहीं छूने चाहिए। फिर इसके बाद अगला प्रश्न इसी में आता है कि नीचे दिए गए प्रश्न वाक्यों में सूखा पड़ने पर हमें क्या क्या करना चाहिए, उन वाक्यों पर सही का निशान लगाना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि सूखे की स्थिति में कम से कम पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। सही बात है, अगर सूखा पड़ा हुआ है तो हमें पानी बेफिजूल खर्च नहीं करने चाहिए, बल्कि हमें जितना पानी की ज़रूरत है और जितने में काम चल जाए उतने ही पानी को हमें यूज करना चाहिए। तो ये कथन सही है। इसके बाद अगला आता है कि सूखा पड़ने पर हमें किसी खुले जगह पर चले जाना चाहिए। ये कथन हमारा गलत है। कम और फिर गा है कम से कम पशुओं को अपने पास रखना चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि जितने ज़्यादा पशु होंगे हमारे पास पानी की उतनी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमें कम से कम पशुओं को रखना चाहिए। अब इसके बाद आता है घा है कि पानी को ऐसी जगह संग्रहित करके रखना चाहिए जहां उसका कम से कम वाष्पीकरण हो। ये कथन बिल्कुल सही है। फिर आगे आता है कि सूखा पड़ने पर हमें मेज़ या मजबूत फर्नीचर के नीचे बैठ जाना चाहिए। ये भी गलत है। अपने घर के चालू स्विच और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को बंद कर देना चाहिए। ये भी गलत है। फिर समुद्र तट से जितनी दूर हो सके चले जाना चाहिए। ये भी कथन हमारा गलत है। इसमें सूखे की स्थिति में बताया गया है, तो समुद्र तट से जितनी दूरी हो सके चले जाना चाहिए। ये तो हमें बाढ़ में करना चाहिए, सूखे में नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा को दर्शाया गया है। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि इसमें ज़मीन जो है फटी फटी लग रही है। तो ये अक्सर सूखे की स्थिति में होता है। जब पानी नहीं बरसती है तो मिट्टी में दरार आ जाती है, ज़मीन में दरार आ जाती है। तो ये वही स्थिति दिखाई गई, यानी सूखे की स्थिति दिखाई गई है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि चित्र में सूखा को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है कि इस प्राकृतिक आपदा के क्या क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं कि अधिक दिनों तक जब पानी नहीं बरसता है तो सूखा पड़ने की स्थिति हो जाती है, और सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। आगे आता है आपदा और उसके बचाव में अगला पार्ट आता है कि भूकंप से क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे कि भूकंप आने से जमीन हिलने के कारण घर, मकान, पुल आदि गिर जाते हैं। इनसे अत्यधिक जन धन की हानि होती है। फिर आगे दिया गया है कि भूकंप आने पर क्या क्या करना चाहिए, ये सही है या गलत, कारण सहित अपनी नोटबुक में लिखना है। अब इसमें आगे दिया गया है कि पेट्रोल पंप, मिट्टी के तेल के कंटेनर और सीएनजी पंप से दूर रहें। यानी भूकंप आने पर ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो ये सही है, इसमें हम सही का निशान लगा सकते हैं। फिर आगे दिया गया है कि अपने आसपास के बिजली के तार या लोहे की वस्तुओं को ना छुएं। ये भी सही है। आगे है खुले स्थानों पर चले जाएं जिसके पास कोई इमारत, पुल या पेड़, बिजली के खंभे ना हों। ये भी सही है। अब इसके बाद है घर के मलबे के अंदर जाना चाहिए। ये गलत है, घर के मलबे के अंदर नहीं जाना चाहिए। अब अगला आता है इसमें कि सुनामी कब आती है। तो यहाँ पे इसमें उत्तर हो जाएगा। पहला दिया गया है कि समुद्र के नीचे की भूमि में भूकंप होने से सुनामी आती है। और इसके बाद आगे अगला प्रश्न आता है कि नीचे दिए गए चित्र में कौन सी प्राकृतिक आपदा दिखाई गई है, इस आपदा से क्या नुकसान हो सकता है। तो नीचे दिए गए चित्र में जो है ये सुनामी आपदा दिखाई गई है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नीचे दिए गए चित्र में प्राकृतिक आपदा सुनामी दिखाई गई है, इससे जन धन की काफ़ी हानि होती है। अगला दिया गया है, इसी में आगे दिया गया है। पहला प्रश्न है कि क्या प्रतिदिन आने वाली हवाओं को तूफान कहा जा सकता है।
कारण सहित लिखिए। तो इसमें है नहीं। प्रतिदिन आने वाली हवाओं को तूफान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि तूफान का एक केंद्र होता है। तूफान तेज हवा और बारिश के साथ गोल गोल घूमता हुआ कई हजार किलोमीटर तक नुकसान पहुंचाता है, जबकि प्रतिदिन चलने वाली हवाओं में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि तूफान की संभावना वाले क्षेत्रों में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसका उत्तर है कि अफवाहों से सावधान रहें, रेडियो, टीवी व समाचार पत्रों की सूचना से जुड़े रहें। आगे है कि तूफान से संभावित क्षेत्रों में लोगों को इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखना चाहिए। और अगला हम इसमें सावधानी रख सकते हैं कि अनावश्यक समुद्र की तरफ जाने से बचना चाहिए। बहुत ही आवश्यक हो तभी हमें समुद्र के पास जाना चाहिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे कौन सी प्राकृतिक आपदा का चित्र दिया गया है, इस आपदा के क्या नुकसान हैं, लिखिए। तो चित्र में भूकंप का चित्र दिखाया गया है, यानी भूकंप का चित्र दिया गया है। भूकंप आने से घर, मकान, पुल आदि गिर जाते हैं। इससे अत्यधिक जन धन की हानि होती है। अगला दिया गया है कि प्रश्न संख्या 2, नीचे कौन सी प्राकृतिक आपदा का चित्र दिखाया गया है, इस आपदा में क्या नुकसान है, यानी इस आपदा के क्या नुकसान है उसको हमें कॉपी पे लिखना है। तो चित्र में ज्वालामुखी का फटना दिखाया गया है। ज्वालामुखी फटने से आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण फैल जाता है। उस क्षेत्र की फसल, बाग बगीचे व जल स्रोतों आदि को काफ़ी हानि होती है और वहाँ के आसपास तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी तापमान भी बढ़ जाता है। अब आगे दिया गया है प्रश्न संख्या 3 कि क्या उपरोक्त प्राकृतिक आपदा से कोई लाभ हो सकता है, लिखिए। हाँ, ज्वालामुखी के फटने से जो लावा निकलती है वह ठंडी होकर काली मिट्टी में बदल जाती है, जो खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। ये हमें लाभ होता है ज्वालामुखी के आने से, ज्वालामुखी के फटने से। अब अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि लता के घर में खाना बनाते समय रसोई घर में आग लग जाती है, सोचकर लिखिए। यह किस प्रकार की आपदा है, प्राकृतिक या मानव निर्मित? तो ये हमारा मानव निर्मित आपदा है। फिर घर में आग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अगर घर में आग लग गई है तो हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए। फिर है घर में आग लगने पर क्या नहीं करना चाहिए? अगर आग लग गई है तो बिना जूता चप्पल पहने हमें आग के पास नहीं जाना चाहिए, यानी जहाँ पे आग लगी हुई है अगर हमें कोई भी सामान वहाँ से लाना है या बाद में जाना है तो हम बिना जूता चप्पल पहने उसके पास हमें नहीं जाना चाहिए। अब अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 5 की जंगल में आग लगने से किस किस को क्या क्या नुकसान होता है, लिखिए। तो जंगल में आग लगने से वहाँ के पेड़ पौधे, अनेक जीव जंतुओं व पशु पक्षियाँ जल जाते हैं। अब अगला प्रश्न इसी में है कि नंबर 1 दिया गया है कि आपदा का असर सभी व्यक्तियों पर एक जैसा नहीं दिखाई देता है, लिखिए। तो आपदा संपूर्ण क्षेत्र में नहीं आती, इसलिए इसका असर सभी व्यक्तियों पर एक जैसा नहीं दिखाई देता है। कहने का मतलब एक विशेष क्षेत्र में आती है, जिस क्षेत्र में आती है वहीं के लोग उससे प्रभावित होते हैं, बाकी सब लोग उससे प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे हम भूकंप को लेते हैं तो भूकंप किसी एक विशेष क्षेत्र में आती है, या बाढ़ है तो बाढ़ कहीं एक विशेष क्षेत्र में आती है, यानी कहने का मतलब कि संपूर्ण क्षेत्र में नहीं आती है, इसलिए उसका असर सभी व्यक्तियों पर नहीं पड़ता है। अब आता है नंबर 2, आपदा के समय कौन कौन सी राहत सामग्री की आवश्यकता होती है, लिखिए। तो आपदा के समय हमें भोजन, पेयजल, रहने के स्थान आदि राहत सामग्री की आवश्यकता होती है, जो कि मूलभूत हमारी आवश्यकताएं भी कही जा सकती हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों में क्या बदलाव आते हैं, लिखिए। तो जब भी कभी प्राकृतिक आपदा आती है तो हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलजुल कर आपस में काम करते हैं। तो वही हम इसमें लिख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पास पड़ोस के लोग मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करते हैं।
और फिर अगला दिया गया है नंबर 4, किसी भी आपदा की स्थिति में संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जा सकता है? लिखिए। तो मोबाइल फ़ोन का हम उपयोग कर सकते हैं, रेडियो में जो भी सूचनाएं आती हैं उनके माध्यम से हम उनकी जानकारी रख सकते हैं, टेलीविज़न आदि इन चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। फिर आगे अगला प्रश्न दिया गया कि आपदा के समय निम्नलिखित संगठनों की कार्य बताइए। यानी अगर आपदा आ जाती है तो ये संगठनों का क्या काम होता है? जैसे यूनिसेफ को लीजिए। तो यूनिसेफ किसी भी आपदा के बाद बच्चों और उनके परिवारों की स्थिति सामान्य होने में सहायता मिल सके, इसके लिए वो काम करती है। इसके बाद आती है बात WHO की। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों व संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करता है। और आगे आता है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो है आपदा के समय लोगों को राहत प्रदान करता है। तो ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।